ਐਂਡ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਪਗੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਪਗੜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜੋ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਅਨਿਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਮਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਕੋਮਲ ਜੈਸਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਰ ਸ਼ੋ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? Sat Sri Akal. That's the only Punjabi I know. I can only speak English or Hindi or Marwari. ओके राइट। सो हम अभी हिंदी में बात कर सकते हैं बिकॉज मेनी अदर पीपल हु आर फ्रॉम पंजाब एंड अदर बिकॉज मेनी फार्मर्स विल बी ज्वाइनिंग, सो फॉर देयर कन्वीनियंस वी विल स्पीक इन हिंदी। अब से हम ये प्रोग्राम जो है वो हिंदी में बात करेंगे आपसे। कोमल जी बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और मेरा नाम रूही जोशी कौशल है, मैं को होस्ट हूँ और हमारे होस्ट और लीडरशिप personality of this pagri is Mr. Lal Singh ji. He's here and he's guiding us through our journey in helping the farmers and in making the farming a better thing for the people and making this world a better place for the people. So Komal ji, please tell something about you. We just want to know. My name is Komal Jaiswal. I am the founder of Green Affair. So मुझे काफ़ी समय हो गया है फार्मिंग करते हुए और फाइनली मुझे समझ में आया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ बीन अ वेरी फेल्ड अटेम्प्ट फॉर मी फॉर ऑलमोस्ट 12 इयर्स। तो स्मॉल स्केल पे तो कर लेते हैं बट लार्ज स्केल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। देन आई थॉट कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है, सो आई स्टार्टेड अ लॉट। अभी मुझे समझ में आया कि ऑल द प्रैक्टिसेस जो हम लोग कर रहे हैं वो सही नहीं है, दे नॉट साइंटिफिक। उसमें उसमें हम कुछ हद तक सक्सेसफुल हो सकते हैं लेकिन केमिकल की तरह हम उतनी यील्ड ना प्रोड्यूस कर सकते हैं और सॉइल तो एनीवेज डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है हमारी। तो हमने साइंस बैक्ड डॉक्यूमेंटेशन बनाए हैं, डेटा कलेक्ट किया है ऑल इंडिया की सॉइल को प्रोफाइल किया है हमने। सॉइल के ऑर्गेनिक सॉइल के जो फिजिकल पैरामीटर्स है, केमिकल पैरामीटर्स और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स है, ये तीनों पैरामीटर्स की जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है फार्मर को, ऑर्गेनिक में कभी सक्सेस नहीं हो सकती है। तो हम इन पैरामीटर्स पे सॉइल को टेस्ट करते हैं और फिर हम फार्मर को एक प्रॉपर एडवाइजरी देते हैं कि उन्हें क्या इनपुट्स आज डालने की जरूरत है और कैसे उनकी फार्मिंग एक्चुअली इनपुट फ्री हो जाएगी। 3 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, विद इन 1 season उनको रिजल्ट दिखने लगते हैं और 3 years में तो पूरी माइक्रोबायोलॉजी और जो नेटिव इकोसिस्टम है वो स्टैब्लिश हो जाता है। तो ये मेरा काम है, आईसर मोहाली में ऑफिस है मेरा एंड अब हमने इसे एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर लिया है और हम पैन इंडिया काम करते हैं एंड वी वुड वांट कि फार्मर्स के लिए भी बिजनेस सस्टेनेबल हो। देखा जाए तो फार्मिंग से ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या हो सकता है? 1 किलो बीज आप डालते हो और कितना सारा पौधा निकलता है और उस पौधे में से 100 किलो बीज बनता है, तो फिर हम इसमें लॉस में क्यों है? बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द मैथ्स एंड वी डोंट अंडरस्टैंड द साइंस। हम बस दिल से काम करते हैं और खुश हो जाते हैं। बट अगर हमें इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सर्वाइव करना है और इतने लोगों को फीड करना है जो कि नेचुरल नहीं है, तो फिर हमें साइंस और मैथ्स दोनों समझने की जरूरत है। तो वो पूरा फ्रेमवर्क हमने रेडी किया है और फार्मर्स को हम ट्रेन करते हैं ताकि वो ऑप्टिमल यील्ड ले। और हमारी पंजाब की जो सॉइल है वहां से हम ये शुरू कर रहे हैं, ऑल्दो हमने पूरे इंडिया की सॉइल को प्रोफाइल कर लिया अभी तक, लेकिन हमें लगता है कि पंजाब फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। अगर पंजाब के फार्मर्स ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में अचीव कर लिया तो पूरा इंडिया बहुत जल्दी कॉपी करेगा और बहुत जल्दी ट्रांजिशन कर लेंगे सारे फार्मर्स। Yes, right, ma'am.
So, ma'am, thank you so much for telling this much about you. Now we'll start with the series of questions. हम बहुत सारे प्रश्न लेके आएंगे आपके सामने, और आपको, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो आपको अच्छे से समझें, आप जो काम कर रहे हैं उसकी आपकी स्ट्रेटजीज क्या है, आपने कैसे शुरू किया। तो हम एक क्रम से चलेंगे और हम शुरू से बात करते हैं। आप इस जर्नी में, इस फार्मिंग की जर्नी में, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जर्नी में आप कैसे आए, और आपको कैसे लगा कि आपको ये काम करना है? ये 14 साल पुरानी बात है। देखिए, गार्डनिंग तो सभी अपने घर में ही करते हैं, खास तौर से जिनको फूल पसंद होते हैं। तो वो शुरुआत फूलों से हुई थी बचपन में, बट 14 years बैक एक सीरियस इशू की वजह से आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग सॉइल। तो क्या हुआ था कि जब मेरा बेटा हुआ था, माय एल्डर, मेरी जो बड़ी बेटी है, और उसके 4 years के बाद में मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो उसके फेस पे बहुत रैशेस थे और वो रात में सो नहीं पाता था। तो हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास में उसका वो तो बस ट्यूब्स दे रहे थे और अल्टीमेटली वो स्टेरॉइड्स देने लग गए ताकि रैशेस ना हो और वो सो जाए। बट मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तो फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। थैंकफुली उस वक्त मैं एक यूके की न्यू मदर्स की कम्युनिटी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे बोला कि एलिमिनेट डेयरी फ्रॉम योर डाइट। तो मैंने बोला एलिमिनेट डेयरी फ्रॉम योर डाइट मतलब दूध और दूध से बनी चीजें भारत में रहते हुए एक न्यू मदर की डाइट से एलिमिनेट करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इट्स एग्जैक्टली। नॉट एक्सेप्टेबल। बट ये तो मेरे बच्चे की लाइफ का क्वेश्चन था। नॉट दैट कि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कोई प्रॉब्लम हो रही थी, पर वो सो नहीं पा रहा था, तो इट वाज नॉट कंफर्टेबल। तो फिर मैंने कहा कि आई कन्विंस्ड माय मदर इन लॉ कि अब एक हफ्ते में तो कुछ नहीं होगा, ना मैं मरूंगी ना कुछ होने वाला है, तो एक हफ्ता ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। और एक हफ्ते में बहुत सारी चीजें बदल गई। वो रात में सो पाया, बट रैशेस फिर भी थे। उसके बाद में उन्होंने बोला कि एलिमिनेट व्हीट फ्रॉम योर डाइट। तो अभी अगर हम किसी को बोले एलिमिनेट व्हीट फ्रॉम योर डाइट, तो बोलेंगे हम खाएं क्या? फिर हम तो दाल रोटी हमारा स्टेपल फूड है। बट अगेन क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो फिर मैंने एलिमिनेट किया और फिर मैंने बहुत सारी रिसर्च की कि खाना कैसे हमें इम्पैक्ट करता है और खाने की वजह से कैसे डिजीज तब शुरू हो जाते हैं। ये तीसरे दिन की बात है। मैंने डायरी में नोट किया था कि बच्चे के क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। तो 3rd day न्यूबॉर्न बेबी के सिम्टम्स ये थे और फिर मुझे समझ में आया कि खाना बहुत जरूरी है। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर सिर्फ ग्लूटेन ही नहीं, ग्लूटेन तो एक डेफिनेटली पैरामीटर है जो गेहूं में रिसर्च करके अनिमेश्वर जी बढ़ाया गया है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब जो गेहूं में ग्लाइफोसेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं आती हूँ उस पर। बट पहले मैं इसको जल्दी से वाइंड अप कर दूं कि उसके बाद में फिर मैंने पहले पौधे को समझा, खाने को समझा, और फिर बात आई कि जब तक हम मिट्टी को नहीं समझेंगे, क्योंकि वो ही माँ है, अगर माँ तंदुरुस्त है तो बच्चे भी तंदुरुस्त होंगे। अगर सॉइल अगर वेल नरिश्ड है तो वो अच्छा खाना ग्रो करेगी, अगर वो नरिश्ड नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो फिर मैंने जे.आर. रुडेल एकेडमी से पढ़ाई की, जो कि यूएस में काफी काम कर रही थी जनरेटिव एग्रीकल्चर पे। डॉक्टर इलेन इंगम की एकेडमी से मैंने सॉइल फूड वेब का फाउंडेशन कोर्स किया, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स में है। मजेदार बात यह है कि ये सब लोग भारत से सीख के गए हैं और इन्होंने लेकिन वहां पे अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है और ये लोगों को सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम एक ओरल कंट्री है ना, हम एक ओरल कल्चर है, बोलते हैं हम किसी को कुछ, फिर जब तक करने वाले तक पहुंचता है वो कुछ बदल जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही ये जर्नी स्टार्ट हुई। ओके, राइट। जैसे हमारे पंजाब में भी इट इज नॉर्मली सेड कि जो जमीन है वो माँ होती है। समवेयर इट इज ऑल्सो, यू कैन से कि उसी तरफ ये इस चीज को चिन्हित करता है कि जो जमीन है, जो मिट्टी है, वो माँ है, उसी से सारा कुछ उपज रहा है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी फेसबुक पे, उसमें आप ये बोल रहे हैं कि हमें प्रकृति से दूर नहीं जाना, हमें प्रकृति के पास आना है। और आप उसमें आप सॉइल टेस्टिंग और टेक्निक्स की बात कर रहे थे। सो आप किस टेक्निक की को यूज करते हैं, या किस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं मिट्टी को टेस्ट करने के लिए?
Ma'am, Komal ma'am, please unmute yourself. Yes. तो हम लोग मिट्टी को सारे पैरामीटर्स पे टेस्ट करते हैं, सॉइल फिजियोलॉजी, सॉइल केमिस्ट्री एंड सॉइल बायोलॉजी, मिट्टी के हर एस्पेक्ट को। जैसे कि हम इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि स्किन, इंसान की स्किन का एक अलग पीएच होगा, गट का एक अलग पीएच होगा, लीवर का एक अलग पीएच होगा। तो हर पैरामीटर पे अगर हमें हेल्दी ह्यूमन बनाना है तो हर पैरामीटर पे सॉइल को टेस्ट करने की जरूरत है। तो हम उस तरह से उसकी टेस्टिंग करते हैं। मैं आई कैन शेयर अ प्रेजेंटेशन, अगर आप मेरे को शेयरिंग राइट्स दें तो एक प्रेजेंटेशन है वो मैं शेयर कर सकती हूँ यहाँ पे, जो मिट्टी के लेयर्स हैं उनके Lalchin बारे में। uncle, if you can make Komal Jaiswal ma'am as a co-host, then she will be able to share that presentation. देखिए कि ये मिट्टी की लेयर्स है ना, ये पूरी कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये सब जीते हैं मिट्टी की 6 लेयर्स और फिर उसके नीचे की 6 लेयर्स और फिर उसके नीचे की बहुत नीचे तक। तो हमारी जो मिट्टी है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ये डॉक्टर स्पार्क्स की रिसर्च है, जिन्होंने पूरी दुनिया में ट्रैवल करके और रिसर्च किया है कि मिट्टी में क्या सच में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की कमी है, हम जो इतना सारा आर्टिफिशियल डाल रहे हैं। देखिए अगर हम हवा को समझें तो 78% तो नाइट्रोजन ही है। वो प्लांट अवेलेबल फॉर्म में जो बनाते हैं वो ये सब लेयर्स में आप देख सकते हैं, ये सब माइक्रोब्स हैं जो उसको कन्वर्ट करते हैं प्लांट सॉल्यूबल फॉर्म में। अगर ये मिट्टी में मिसिंग है तो फिर हमारी मिट्टी में आर्टिफिशियली हमको डालने की जरूरत होगी व्हाटएवर न्यूट्रिशन। ये जो पूरी जो ये ब्रिमिंग लाइफ है जो माइक्रोब्स की मिट्टी में, ये इंटैक्ट होनी चाहिए। अगर ये है तो फिर आपको कोई आर्टिफिशियल इनपुट डालने की जरूरत नहीं है। अब सॉइल लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है फार्मर्स के लिए? अगर सॉइल लाइफ अच्छी होगी तो क्रॉप की यील्ड बहुत अच्छी आएगी। और क्यों अच्छी आएगी? क्योंकि ना पौधा अपने आप बोलता है मिट्टी से कि उसको क्या चाहिए, उसको किस स्टेज में क्या चाहिए हमें नहीं पता है। ये बिल्कुल ऐसे हो गया कि हम बस ठूसते जा रहे हैं किसी को खाना, उसको भूख लगी नहीं है पर हम कह रहे नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। उसको पता है कि उसकी हाइट कब बढ़नी है। तो जो पौधा होता है वो एक्सुडेट्स रिलीज करता है मिट्टी के अंदर। एक्सुडेट्स का मतलब शुगर रिलीज करता है। सिंपल शब्दों में तरह तरह की शुगर होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। बैक्टीरिया को सिंपल शुगर चाहिए, फंगाई को कॉम्प्लेक्स शुगर चाहिए, तो वो रिलीज करता है ताकि ये माइक्रोब्स जो है ये उसको वो न्यूट्रिशन उस स्टेज में प्रोवाइड करें जिसकी उसको जरूरत है। Ruiji, I'm waiting for you to ask a question if you have any question, क्योंकि if I go Yes, on yes. तो maybe ज़्यादा टाइम लग जाएगा. Okay, it's तो fine. So I am. रोही जी, कोमल जी, हाँ जी. आपकी बातें बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। हाँ जी, हाँ जी. So I was just waiting कि आप ये complete कर लीजिए ये PPT presentation because it's quite interesting और हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं. So kindly go ahead with this presentation only. अच्छा, तो आप ये देखेंगे ये एक माइक्रोबियल है ना, ये माइक्रोस्कोप के नीचे की फोटो है सॉइल फूड वेब की। ये ना एक बूंद पानी से भी कम है जो मिट्टी को हम डिसॉल्व करते हैं डिस्टिल्ड वाटर में ताकि वाटर की पीएच मिट्टी में ना आए, और डिसॉल्व करके एक बूंद से कम माइक्रोस्कोप में हम ये डालते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या लाइफ अवेलेबल है जो भी सॉइल हम टेस्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पंजाब की मिट्टी इज एक्चुअली डेजर्ट। हमें बहुत काम करने की जरूरत है और हम कर पाएंगे, हम कर सकते हैं। ऐसा होपलेसनेस नहीं है कि अब क्या करें, अरे कर सकते हैं, लाइफ वापस लेके आनी है ले आएंगे। तो आप देखेंगे कि मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया होती है, फंगाई होती है, प्रोटोजोआ होते हैं, नेमेटोड्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं और कई तरह के माइक्रो मैक्रो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं जो सब मिलके काम करते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। सॉइल जो है ना इसको हमें बचाना पड़ेगा और इसको हमें सहेजना पड़ेगा, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं बची ना तो ह्यूमन स्पीशी नहीं बचेगी। और क्लाइमेट चेंज भी रिवर्स तभी होगा जब मिट्टी में लाइफ आएगी, क्योंकि ये पूरी जो हवा से साइक्लिंग हो रही है, पानी मिट्टी के अंदर जाती है, फिर ऊपर आती है, पानी में जाती है और मिट्टी में जाती है, ये एक पूरा साइकिल है। अब आप देखेंगे
कि ये सारे माइक्रोब्स जिनका नाम अभी मैंने लिया, ये मिट्टी में कैसे काम करते हैं। ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं, पौधे को जिस स्टेज पे जो न्यूट्रिशन चाहिए ये वो प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई डिजीज आ रहा है, मैं इस बात को बहुत जोर देकर कहना चाहती हूँ कि कोई भी अगर हेल्दी पौधा है तो कोई डिजीज उसको अटैक नहीं कर सकता। देखिए, वायरस हवा में, कोविड हजारों सालों से हवा में है। कोविड जो वायरस आया था, कोविड-19, ऐसा नहीं कि कोई वो नया चीज बन के आया, वायरस हवा में था, लेकिन हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई कि वायरस ने ओवरपावर कर लिया। और बहुत सारे लोग हैं जिनको कोविड हुआ नहीं, मुझे तो हुआ ही नहीं, मेरी फैमिली वालों को हुआ, वो ठीक हो गए, और बहुत सारे लोग उसको सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर थी। तो अगर मिट्टी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ऑब्वियसली प्लांट की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और प्लांट की इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो वायरस, डिजीज उसको अटैक कभी नहीं करेंगे। उसके बाद में जो पानी, हमें ना मिट्टी में स्पंज चाहिए, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं नीचे, हमें स्पंज चाहिए ना, हमें मिट्टी को गीला करना है। बहुत सारा तालाब बना देंगे अगर हम पानी का, तो फिर पैथोजेनिक बैक्टीरिया डेवलप होने लग जाएगी और वो हमारी जड़ों को कमजोर कर देगी। और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, उसको ऑक्सीजन चाहिए। जो बेनिफिशियल, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, सारे ही माइक्रोब्स, हम जिस इकोसिस्टम में रहते हैं वो एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो सारी स्पीशीज मर जाएंगी, और जब वो स्पीशीज मर जाएगी तो सॉइल में ना डिजीज सप्रेशन होगा और वाटर रिटेंशन भी नहीं हो पाएगा। तो मिट्टी को सिर्फ मॉइस्ट रखना है हमको, ना सूखा ना गीला, बस मॉइस्ट। जैसे कि स्पंज को जब हम गीला करते हैं और उसका पानी निचोड़ देते, कितनी उसमें नमी बनी रहती है, बस वही स्पंज मिट्टी में होना चाहिए। आपकी बहुत जबरदस्त खेती हो सकती है। उसके बाद में एरिएशन, ऑलरेडी मैंने बताया कि एरिएशन इंप्रूव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उन सबको एरिएशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और एयर का फ्लो चाहिए लगातार। अगर एयर का फ्लो नहीं होगा तो वो मर जाएंगे, और अगर वो मर जाएंगे तो फिर वो ना पौधे को इम्यूनिटी दे पाएंगे, ना वो डिजीज से लड़ पाएंगे। अभी जो मिट्टी के साथ में कॉमन प्रॉब्लम्स है आज, वो है फर्टिलिटी कम हो गई है मिट्टी की। जो माइक्रोब्स हैं, ये मिट्टी के कणों में न्यूट्रिएंट्स लॉक्ड है। आप जितने भी सॉइल के केमिकल पैरामीटर्स की आप बात करें, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कॉपर, सल्फेट, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरॉन, ये सब मिट्टी के अंदर है, पर ये लॉक्ड है। तो ताले की चाबी जो है ना, वो माइक्रोब्स है, उनको पता है उसको कैसे निकालना है। प्रोटोजोआ जब बैक्टीरिया को खाती है तो नाइट्रोजन रिलीज करती है। तो अगर आपकी मिट्टी में प्रोटोजोआ नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली नाइट्रोजन की कमी होगी। तो नाइट्रोजन कार्बन का रेशियो हम देखते हैं जब हम टेस्ट करते हैं कि क्या है इस मिट्टी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। फिर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से पता चलता है कि माइक्रोब्स हैं कि नहीं है। अब नेक्स्ट इश्यू जो है वो कॉम्पैक्टेड है सॉइल, ठस बन चुकी है मिट्टी, पथरीली हो गई है, उसमें पोरोसिटी नहीं है। मिट्टी में इतनी पोरोसिटी होनी चाहिए कि आप फिंगर इंसर्ट करें तो फिंगर इंसर्ट हो जानी चाहिए। आप सोचिए जड़ें कैसी होती हैं, पौधे की जो जड़ होती है वो धागे की तरह पतली होती है, तो अब वो धागे की तरह पतली जड़ पेनिट्रेट कैसे करेगी नीचे, और वो पेनिट्रेट नहीं करेगी तो फिर वो न्यूट्रिशन लेगी कैसे। तो मिट्टी हमारी पत्थर हो गई है, इस मिट्टी को हमें ढीला करना पड़ेगा। जो टिलिंग करते हैं किसान, हर बार जो गुड़ाई करते हैं और जो खेत तैयार करते हैं बोनी से पहले, वो टिलिंग करते हैं ताकि एरिएशन हो, पर ये सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म नहीं है। ये काम माइक्रोब्स का है और हमें सिर्फ ये करना है कि माइक्रोब्स को बढ़ाना है। माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे तो ये काम अपने आप नेचुरली होता रहेगा। फिर पेस्ट इश्यूज, आप देखिए 1975 ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा पेस्ट है जो एलिमिनेट हुआ है। एक भी ऐसा पेस्ट का नाम आप बताइए कि वो था और अब नहीं। वो इतनी हमसे कहीं गुना ज्यादा पॉपुलेशन में है और हमसे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उनकी नीड्स बहुत थोड़ी सी है, वो सिर्फ सर्वाइवल पे काम करते हैं। हम सर्वाइवल को छोड़ के अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, ट्रैवल, हजारों चीजों पे हम फोकस करते हैं, वो सिर्फ सर्वाइवल पे फोकस करते हैं। तो सर्वाइवल में वो म्यूटेट होते जा रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। तो पेस्ट और डिजीज के जो इश्यूज हैं वो बहुत बड़े हैं, वो कम नहीं हुए।
उसके बाद में सैलिनिटी का इशू, जो हम सॉइल का ईसी देखें तो सॉल्ट बढ़ गया है। और सॉल्ट क्यों बढ़ा है? क्योंकि हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, और फर्टिलाइजर्स जो है उसका बेस जो है वो सॉल्ट है। जो आप यूरिया डीएपी डालते हैं इसका बेस सॉल्ट है। ये डिसॉल्व कहाँ होता है? ये तो वहीं सतह पे रह जाता है। तो अब नमक जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है, तब आपकी मिट्टी फिर कमजोर होने लग जाती है। तो ये सारे कारण है कि हम ये सब बहुत विजिबल है। अगर किसान हमारे साथ जुड़े तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी किसान है जो कहेगा कि वो इस बात से सहमत नहीं है। यही सारी आज की खेती की समस्याएं हैं। अब जो प्रैक्टिकल स्टेप्स है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी को रिस्टोर करने के, उसमें हमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है। देखिए आज पंजाब में ना लेजर फ्लैट कर देते हैं लैंड। सॉइल में नेचुरल कॉन्टूर्स होने चाहिए। हर माइक्रोब के घोंसले और अलग अलग तरह से वो रहते हैं। तो पंजाब में सॉइल को पूरा फ्लैट कर दिया गया है। आई एम श्योर कि पंजाब ऐसा नहीं होगा। 1975 का पंजाब ऐसा नहीं दिखता होगा जैसे आज दिखता है। लेजर फ्लैट लैंड, कोई पेड़ नहीं दिख रहे हैं, बस खेती खेत दिख रहे हैं। ऐसा पंजाब कभी नहीं होगा। मतलब मैं तो थी नहीं 1975 में, लेकिन अगर कोई है यहाँ पे तो वो बता पाएंगे कि ऐसा पंजाब नहीं था। तो हमें वो 1975 से पहले के पंजाब को लाने की जरूरत है। जिस दिन हम उसे स्टैब्लिश कर देंगे, प्रति एकड़ हमें 20 पेड़ चाहिए फंगल बैक्टीरियल रेशियो को मैनेज करने के लिए। अगर वो नहीं होगा तो सॉरी, हमारी सॉइल डेजर्ट बनेगी। आप बताइए, सॉइल टेस्ट तो हो ही रहे 1975 से। तो सॉइल टेस्ट से हुआ क्या है? सॉइल बेटर थोड़ी ना हुई है, सॉइल तो डिग्रेड हो गई है। ओके, सो दिस इज माय प्रेजेंटेशन। ये तो सब सॉइल टेस्ट के बारे में बात है। आप प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछिए। अगर किसान ये सारी चीजें समझ जाते हैं तो उनके लिए फाइनेंशियल सेविंग है, हेल्थियर क्रॉप से उनकी मिट्टी बर्बाद नहीं होगी, उनकी जमीन बर्बाद नहीं होगी, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है पूरी स्पीशी के लिए। Right. So I'm having a next question. Because all this program is being recorded, or it will be shown on the Pagdi website, and many farmers will also be seeing it. So what type of challenges you have faced while coming into this field and while doing all these things? What were the challenges and how did you overcome all those? सो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर में वुमेन होती नहीं, इट्स अ मेल डोमिनेटेड एरिया। ऑल दो भारत में असली किसान महिलाएं हैं। खेती का जो काम होता है वो महिलाएं करती हैं, पुरुष नहीं करते। पुरुष उसको ट्रैक्टर चलाने का, हैवी मशीनरी का काम करते हैं और उसको ले जाके मंडी में बेचने का काम करते हैं। वहां पे महिलाएं नहीं जाती। तो एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन एग्रीकल्चर डेफिनेटली मेरे भी चैलेंजेस हैं। मेरे लिए मुश्किल है हर समय पहुंच पाना किसानों तक। तो हम कोशिश करते हैं, बट मुझे लगता है कि जिस वॉर फ्रंट पे हमें काम करना है हम नहीं कर पा रहे। आई सी दिस एज अ लिमिटेशन, बिकॉज यू नो मेरे को रात को घर ही आना है वापस। अगर कोई पुरुष हो तो वो कहीं गांव में सो जाए और फिर नेक्स्ट काम शुरू करे। फिर ये मुझे एक चैलेंज लगता है। और तो भारत एक मतलब मुझे सपोर्ट तो बहुत मिला है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं काम नहीं कर पा रही, हम बड़े ही हैं। पिछले 2018 में हमने प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर की थी और उसके बाद में अभी हमने प्राइवेट लिमिटेड कर ली है। एंड आई एम श्योर 3 साल में विल बी अ लिमिटेड कंपनी एंड देन अ पब्लिक कंपनी। तो वी आर ग्रोइंग, या सो या। And please tell that what type of crops you are growing in your organic farming, and also tell us that what are the strategies you have, like how you are managing all the things, like what is the system you are following? हाँ रोही जी, मेरा प्लांट फोकस नहीं है, मेरा सॉइल है फोकस। और मुझे पता है यील्ड उसका बाय प्रोडक्ट है। प्रीमियम हल्दी अगर हमें उगानी है तो उसकी कर्क्यूमिन अच्छी होनी चाहिए। केसर में उगाती हूँ कश्मीर में, पिक्रोक्रोसिन और सैफ्रनल, इन पैरामीटर्स पे वो टेस्ट होता है। मजा तो ये है कि आप जब खाना खाओ तो आपको बढ़िया लगना चाहिए अंदर से, है ना। अभी कैसा लगता है? एसिडिटी लगती है, ज्यादा ही भरा भरा सा भारीपन लगता है। हेयर फॉल, मतलब 20 साल से बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के हेयर फॉल हो रहे हैं और उनको एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है। खाना ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम सॉइल पे काम करते हैं, हम सॉइल की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हम सॉइल को अच्छा करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, फार्मर्स को समझाते हैं कि कैसे उनकी सॉइल अच्छी हो सकती है।
उनको एडवाइजरी देते हैं कि ये कमी है सॉइल में, इसको ये माइक्रोब डालना है हमको, ये फंगस की स्पीशी चाहिए हमको, इतने प्रोटोजोआ के काउंट चाहिए हमको, हमको फंगल फीडिंग, बैक्टीरियल फीडिंग नेमेटोड्स चाहिए, हमको रूट फीडिंग नेमेटोड्स नहीं चाहिए, हमें प्रेडेटरी नेमेटोड्स चाहिए, अगर रूट फीडिंग नेमेटोड आ गए तो वो उनको खा ले। तो हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम जीरो से शुरू करते हैं, पहले मिट्टी को समझेंगे, फिर इकोसिस्टम को समझेंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे फार्मर को कि आपको ये चीजें देखिए, एक हेल्दी सॉइल में ये चीजें और आपकी मिट्टी में ये चीजें नहीं, तो ये आपको डालने की जरूरत है। और उसके बाद में डेफिनेटली हमारे फार्मर्स की अगर आप वीडियो देखेंगे तो उनकी सॉइल की पोरोसिटी बढ़ गई है, उनकी यील्ड अच्छी है, उनका आप अगर खाएंगे आटा तो आपका दिल खुश होगा, क्योंकि हम रिसर्च वैरायटी के बीज नहीं उगाते, वो एक एनवायरमेंट के लिए बनाए गए हैं, हम नेटिव इंडिजिनस बीज ही यूज करते हैं। गेहूं में हम खपली, सोना मोती, शरबती है मध्य प्रदेश का, जिसको आर्टिफिशियल इरिगेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये नेचुरल रेन फेड होता है, अगर सॉइल में मॉइस्चर है तो वो प्लांट अपने आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो हम लोग इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की एडवाइजरी देते हैं, और ऑल्सो हम फार्मर्स को मार्केट से कनेक्ट करते हैं कि जो बायर्स हैं अगर उनको अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट चाहिए तो हम फार्मर्स को डायरेक्टली उनसे कनेक्ट करते हैं। सैटरडे को हम लोग लाइव करते हैं, जहाँ पे हम एक एक एस्पेक्ट फार्मर को समझाते हैं कि प्रोटोजोआ ये है, निमेटोड ये है, ऐसे दिखते हैं, और इनको आपको समझने की जरूरत है, इनको बढ़ाना है, इनको घटाना है, कौन से पौधों के साथ में कौन से पौधे लगाने, जैसे गेहूं लगाया है तो साथ में लेग्यूम लगाइए, चना लगाइए उसके साथ में, तो उससे क्या होगा कि जितना बाहर निकलेगा उतना एयर से लेके वापस चला जाएगा अंदर, ये साइक्लिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप फार्मर्स को इन चीजों के बारे में समझाते हैं और वो उन्हें अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो ट्रस्ट कर पा रहे हैं इस सारे मेथड को या इस साइंस को या इस टेक्निक को? राइट, तो हम लोग ना वैलिडेशन लेते हैं वापस, तो मैं जो यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ फिर सैटरडे लाइव में पूछती हूँ अपने फार्मर से, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है बड़े साइंटिफिक से नाम है ये सारे, और मेरा दिल से ये मानना है कि जो हमारा फार्मर है वो हमारे डॉक्टर से ज्यादा शिक्षित होना चाहिए। डॉक्टर तो जब डिजीज आ जाती है, जब वो एक लास्ट स्टेज पे आती है, तब वो उसको मैनेज करने के लिए दवाई देता है, लेकिन अगर फार्मर हमारा शिक्षित है तो वो डिजीज को जाने ही नहीं देगा आपके सिस्टम में, वो वहीं पे रोक लेगा। हम अपने फार्मर को इतना कमजोर, इतना बेचारा, इतना ऐसे क्यों बनाना चाहते हैं? हमारा फार्मर सबसे सशक्त होना चाहिए क्योंकि वो हमको खाना देता है। अगर हमारा फार्मर एजुकेटेड है तो हमारा खाना अच्छा होगा, हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन आई मीन ये एक सिस्टमिक आई डोंट नो जो भी होगा कि क्यों उसे इतना बनाया जा रहा है। हमारे फार्मर्स को हम बहुत एजुकेट करते हैं और बिल्कुल हम उनको साइंटिफिक टर्म्स सिखाते हैं कि यू शुड नो व्हाट इज प्रोटोजोआ, व्हाट इज नेमेटोड, व्हाट आर बैक्टीरियाज, एक्टिनोमाइसाइट्स क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। कौन सी बैक्टीरिया आपको चाहिए, कितनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। हम अपने फार्मर्स को इस लेवल पे एम्पावर करना चाहते हैं कि वो डॉक्टर से ज्यादा समझ रखें। तो ये हमारा मिशन है और ये हम करते हैं, और हमको पैन इंडिया पूरे भारत से फार्मर्स हमारी मीटिंग्स में आते हैं और वो मुझसे कहते हैं, पिछली अभी ये जो सैटरडे की मीटिंग है यूट्यूब पे शायद हाफ ही डली हो, हाफ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ठीक लग रहा है ना, ये सब बोरिंग तो नहीं लग रहा आपको? तो कहने लगे कि अगर यही 75 में है ना ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उस वक्त मजबूरी भी थी देश की, अंग्रेज लूट के गए थे हमारे देश को और खाना नहीं था हमारे पास में, अमेरिका ने मना कर दिया था गेहूं देने से, वो मजबूरी थी हमारी और बहुत सारी मजबूरी का हमारा फायदा उठाया गया। लेकिन सशक्तिकरण जो है ना वो पैरेलली होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग पढ़ लिख गए हैं और हम काम करेंगे, और हमें मालूम है कि हमारे जो किसान हैं, जो हमारे किसान मित्र हैं, वो हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली हम इसको हमारे देश में तो रिवर्स करेंगे ही करेंगे। राइट, बहुत अच्छा आपने बताया। और एक इसके साथ एक और प्रश्न ये है कि जो भी आपके पास सॉइल टेस्टिंग की टेक्निक्स हैं,
क्या आप उसके लिए अपनी कोई प्रयोगशाला का इस्तेमाल करते हैं, या किसानों को आप कैसे एडवाइस देते हैं, गाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ पे जाके सॉइल टेस्टिंग करना चाहिए, या आप आपकी अपनी भी कोई प्रयोगशाला है, या सिर्फ आप एक एडवाइस ही करते हैं? प्लीज उसके बारे में बताइए। नहीं नहीं मैडम, मिशन पे है हम, वॉर फ्रंट की लड़ाई कर रहे हैं हम, सारे हथियार लेके रखे हमने। ओके, राइट हम राइट राइट। सॉइल की टेस्टिंग करते हैं। अगर क्लस्टर ऑफ फार्मर्स है तो हमारी वैन जाती है, उसके अंदर सारा इक्विपमेंट है, उसके ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, 6x4 की बड़ी स्क्रीन, जिसमें पूरा सॉइल टेस्ट वो देख सकते हैं। वो भी हमारे ऑफिस आयसर मोहाली में, उनका बहुत स्वागत है, आते हैं हमारे फार्मर्स। आई डोंट नो आपको मेरे ऑफिस ने फोटो भेजी है कि नहीं भेजी है। फार्मर्स आते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में हम उनको बिठाते हैं और हम उनको बताते हैं कि उनकी मिट्टी में क्या कमी है और क्या होनी चाहिए, है ना। तो ये सिर्फ एडवाइजरी नहीं है, हम सिर्फ बोल बच्चन नहीं है, वी आर वेरी क्लियर कि हमको 10,000 हेक्टेयर लैंड पंजाब में ऑर्गेनिक करनी है। हमको ओके 10,000 फार्मर्स को एक्सपोर्ट के लिए तैयार करना है। हम एमएसपी के चक्कर में नहीं है, हमको नहीं चाहिए सस्ती चीजें, और ना हम अपनी जमीन को सस्ता बनाएंगे। हम अपनी जमीन को बेहतरीन बनाएंगे, और हमारे देश के लोग पैसे नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, अंग्रेजों से ले लेंगे। वो लूट के गए, उनका बनता है वापस देना। उनके देश में नहीं उग सकता, हमारे देश में उग सकता है, तो एग्जैक्टली। हम उगाएंगे और हम भेजेंगे। वेरी नाइस। तो मुझे एक और प्रश्न पूछना है कि जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो इस फील्ड को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं? वो ये सब कैसे सीख सकती हैं, या ये सब चीजें आप कैसे उनको इंस्पायर कर सकती हैं अपने काम से? तो हाँ देखिए, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। और अगर कोई महिलाएं इस प्रोग्राम को सुन रही है तो प्लीज, हम्म आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सबसे पहले महिला किसानों का, जो एक्चुअली खेती का काम करती है। और ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, देखिए जब मैं छोटी थी, आई एम 40 years old, 4 डेकेड मैंने देख लिए हैं। जब मैं छोटी हुआ करती थी, 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो देश में कुछ 2 इनफर्टिलिटी सेंटर होते थे। कलकत्ता में एक था मुझे याद है, और एक बॉम्बे में था। दिल्ली में भी शायद नहीं था, या होगा तो भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आज चंडीगढ़ के हर एक सेक्टर में एक इनफर्टिलिटी सेंटर है। तो जो ये केमिकल है ना, ये एक्सट्रीमली हार्मफुल है किसानों के लिए। सबसे पहले जो इसको स्प्रे करते हैं, और वो इसीलिए स्प्रे करते हैं क्योंकि वो वही उनका रोजी रोटी है, और उनके पास में कोई जगह भी नहीं है जहां जाके वो इस बात को समझ पाए। और देश की सेंटिमेंट्स में भी ये कंपैशन नहीं है कि हमें नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है। जो हमारे खाना बनाने की जो लोग काम कर रहे हैं, उगाने की, उनको सशक्त पहले बनाना है, बाकी सब बाद में। हम हेल्दी है ना, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम बीमार हैं तो हम डिग्री पैसा करेंगे क्या, उसका कोई काम का नहीं है। तो जो महिलाएं हैं, सबसे पहले मैं मानती हूँ, मैंने पूरे भारत की यात्रा करी है, और मैं बहुत सारी महिलाओं से मिली हूँ जो ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं। महिलाएं बहुत मजबूत होती हैं, उनमें बहुत ताकत होती है, और सबसे बड़ी बात जो उनमें होती है वो करुणा है। उनके अंदर करुणा होती है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, वो सबके बारे में सोच सकती है। तो जो महिला किसान है, ये केमिकल्स उनके लिए हार्मफुल है। सबसे पहले वो इससे दूर रहे, और बहुत सारे तरीके हैं, उस मिट्टी को समझ के वो बहुत अच्छा उगा सकती है, इसको समझे। अगर कोई महिला व्यापारी है, अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, एग्री बिजनेस, तो डेफिनेटली उनको आना चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम लोग सॉइल टेस्ट कर रहे थे और हमको माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत थी, क्योंकि 3 माइक्रोबायोलॉजिस्ट से काम नहीं हो पा रहा था। 10 सॉइल टेस्ट हमें पर डे के करने हैं, तो हमें लग रहा था कि हमें और माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए। मैंने लिंक्डइन पे डाला और 1 घंटे में 100 एप्लीकेशन आई मेरे पास में। मैक्सिमम वंडरफुल। एप्लीकेशन गर्ल्स की थी, और दैट्स वंडरफुल। लड़कियां अब तैयार हैं, और वो काम करने के लिए तैयार हैं। वो समझती भी बहुत जल्दी है, और वो बहुत जल्दी कर लेंगी। बस उनको ना दिमाग से स्ट्रांग होना है कि हम कर पाएंगे, डरना नहीं। तो जब बहुत सारी महिलाएं जो इस तरह की हैं, मुझे जब देखती है, मैं ये देखती हूँ कि वो सब मुझे कहते हैं कि मैम आपको डर नहीं लगता। मैंने कहा मेरे फादर ने ना मुझे डरना नहीं सिखाया, मेरे को डर नहीं लगता। बाकी सब मेरे हो सकता है कमियां हो, पर आई एम नॉट स्कैर्ड। तो तुम डरो मत, आगे बढ़ो, और लोग मदद करने आएंगे।
द वर्ल्ड विल कम एंड हेल्प यू। मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो IIM बैंगलोर सबसे पहले हमारी मदद करने आया, हमें इंक्यूबेट किया उन्होंने वहां पे। उसके बाद में आइसर मोहाली हमें हेल्प करने के लिए आया। उसके बाद में पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, अमेरिकन एम्बेसी के बाहर बैठी हूँ। अब Right. अमेरिकन That's एम्बेसी wonderful. में भी वो लोग भी आ गए हैं, है ना। तो आपको बढ़ना है आगे, रुकना नहीं आपको, आप बढ़ो और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम का नेक्स्ट स्टेप ही सोल्यूशन है, प्रॉब्लम होगी तो सोल्यूशन होगा। तो महिलाओं को आना चाहिए, इसमें एजुकेट होना चाहिए और खूब सारे फार्म कंसल्टेशन करने चाहिए। हमें बहुत सारी पंजाब की महिलाएं चाहिए जो Right. कि अलग अलग काम करें, है ना। मिट्टी पे कंसल्टेशन का काम करें, सेटअप करवाएं किसानों को, जाके कंपोस्ट यूनिट्स बनाएं। फिर जो देखिए गेहूं जो है, आप गेहूं का MSP 22 रुपए होता है, ऑर्गेनिक जो पंजाब एग्रो की खरीद है वो 33 रुपए होती है, लेकिन आटा 80 रुपए होता है। गांव के अंदर आटे की मशीन लगाई और उसको सर्टिफाई करवाइए, आटा बेचिए, वहां पे पैसा ज्यादा मिलेगा। उसके बाद में तिल अगर आप बेचते हैं तो थोड़ा पैसा मिलता है, लेकिन तिल का जैसे ही लड्डू बनता है, बहुत मीम बनी थी जब निर्मला सीतारमन जी बोल रही थी कि पॉपकॉर्न में जब कैरेमलाइज होता है तो तो उसमें उसका शुगर मिल जाती है GST तो टैक्स तो लगेगा, टैक्स बढ़ तो जाता है। अचार का भी टैक्स तो देना पड़ेगा। आम मत बेचिए, अचार बेचिए, मिर्ची मत बेचिए, कूटा बेचिए, तिल मत बेचिए, लड्डू बेचिए, मिलेट्स मत बेचिए, रेडी टू मिक्स 5 मिनट्स। और पंजाबी खाने से अच्छा कोई खाना है क्या, बताइए आप? नहीं है। मसाले बेचिए, कॉम्बिनेशंस बनाइए, एक इकोसिस्टम क्रिएट करिए। दिल्ली में सभी महिलाएं काम करती है, नहीं काम करेंगी तो जी नहीं पाएंगे, स्कूलों के बिल दे नहीं पाएंगे, बिजली के बिल, है ना। उनके पास इतना टाइम नहीं है मसाले वगैरह बनाने का। गांव में बनाइए, इनको भेजिए। लाल सिंह जी अमेरिका में बैठे हुए हैं, मैंने उनको बोला आप ये सॉइल की चिंता छोड़ दीजिए, आप बस प्रोडक्ट बेचिए, हम सब उगा देंगे यहाँ पे, और बेहतरीन उगाएंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे क्वालिटी में। राइट। अब मुझे एक बहुत मिनट अच्छा का आपने टाइम, महिलाओं के लिए समझाया। रूही रूही और एक मिनट का जवाब देना चाहूंगा। हाँ जी। कोमल जी, आपने जो बात किया हमारे बिल्कुल ध्यान में है, और यहाँ पे हम ऐसे ऐसे बंदों से जुड़ी जा रहे हैं जो क्या कहें, एग्रो प्रोडक्शन के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एक बंजा साहब हैं न्यू जर्सी में, उनके 2 फैक्ट्रियां हैं, एंड ही इज प्रोड्यूसिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव फूड प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे एक है होल फूड, वो सबसे महंगा स्टोर है, उनके प्रोडक्ट सारे के सारे होल फूड में बिकते हैं। हमें क्वालिटी चाहिए, अगर क्वालिटी है तो अमेरिका की बहुत बड़ी मार्केट आपके लिए खुली पड़ेगी। यही कहना। आप दैट्स क्वालिटी वंडरफुल। से बेफिक्र रहिए, हमसे अच्छी क्वालिटी, भारत से अच्छी क्वालिटी किसी देश से नहीं आ सकती। बस मेरे पंजाब के किसान अगर सुन रहे हैं तो मेरी उनसे ही रिक्वेस्ट है कि आप ना पग बांध लो। अब बिल्कुल सर, हमें MSP नहीं मांगनी है, अब बिल्कुल सर। हमको एक्सपोर्ट रेडी होना है। और राइट। बहुत हमारे लोग जा चुके हैं, बस गए अच्छी अच्छी जगह पे, प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं और बड़ी बड़ी MNCs के हेड भी हैं, वो ध्यान रख लेंगे हमारा। आप बस उगाई, अच्छा उगाई। हाँ जी, वही आप पूछ लो अगला सवाल। ओके ओके राइट। थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है कि जो हमारे ग्रामीण किसान हैं पंजाब के, उन क्षेत्रों में वो किसान जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या जिन्हें इस सॉइल टेस्टिंग या जो भी आपने साइंटिफिक टर्म्स की जो बात की है उन्हें उनकी नॉलेज नहीं है, तो ये जो अवेयरनेस है, ये जागरूकता उन तक कैसे पहुंचाई जाए? क्या आप उसके संदर्भ में भी कोई काम कर रही हैं? अगर नहीं कर रही हैं तो क्या कुछ प्लान है? अगर कर रही हैं तो वो कैसे? और हमें ये भी बताइए कि जो हमारे पंजाब के किसान हैं वो इस सारे सिस्टम को समझने के लिए या आप तक अप्रोच करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, और ये सब, ये जागरूकता उनमें कैसे आ सकती है?
देखिए, हम तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं। 1 साल हमने लगाया इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे हमको 75,000 व्यूज पर डे के आ रहे थे। फिर हमें लगा कि हम किसानों तक ढंग से तो नहीं पहुंच पा रहे, ना वो लिंक्डइन पे ना वो इंस्टाग्राम पे है। फिर हमने अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव किया, बनावा तो वो बहुत सालों से, पर हमने एक्टिव किया उसे दिसंबर में। 1 महीने में 1 लाख+ व्यूज आए हमको, 1600 सब्सक्राइबर्स आए और बहुत सारे मैसेजेस आए। तो मुझे लगता है कि अब हमें सही चैनल मिल गया है, और बहुत पैसे हमारे पास में नहीं है, थोड़े बहुत पैसे हैं, कुछ ग्रांट व्रांट मिल जाती है तो वो लगा देते हैं पैसे, हम इन सब मशीनें खरीदनी होती हैं। और सोशल मीडिया एक चैनल है जो हमने अपनाया है, जिसके थ्रू हम किसानों तक पहुंच पा रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ, जैसे एक किसान अभी हमारे यहाँ पे आए, वो सारा अपना मिट्टी देखे, उन्होंने सॉइल टेस्ट करवाया, वो समझे। मैं अनिमेश्वर जी को उनका फोटो भेज रही हूँ मेरे ऑफिस का, आप दिखा सकते हो कि हम लोग किस तरह से उनको कॉन्फ्रेंस रूम में बताते हैं। तो फिर उन्होंने जाके दूसरे किसी किसान को बताया, वो 2002 से ऑर्गेनिक कर रहे थे, फिर उन्होंने मुझे फोन किया। तो ये एक तरीका है, वर्ड ऑफ माउथ है, सोशल मीडिया है। फिर वैन चली जाती है गाँव में, तो ऑब्वियसली इस तरह की कोई टेस्टिंग लैब हमारे देश में नहीं है, तो उसकी एक क्यूरियोसिटी होती है। तो ये है, आई डोंट नो, मे बी भगवान ही मदद करेगा। अब कैसे लोगों तक पहुंचे ये तो नहीं पता है, पहुंचना है ये पता है, तो पहुंच हम्म जाएंगे, है ना? मुझे लगता है कि पहुंच तो जाएंगे। बिल्कुल, जहाँ चाह वहाँ राह। राइट, इफ वी आर एग्जैक्टली। विलिंग टू डू समथिंग तो वो चीज हो ही जाएगी, है ना। दिस इज क्वाइट फाइन। मुझे एक आखिरी सवाल ये है कि एक, जैसे आप पगड़ी संस्था के साथ जुड़े हैं, आपको ये ऐसी और भी संस्थाएं होंगी जिनके साथ आप जुड़े होंगे, तो उसके बेसिस पे भी, उसके थ्रू भी आप बहुत सारे किसानों को मिल पाते होंगे। तो उसमें से जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके पास आते हैं, या उनके इंटरव्यूज या उनके जो वीडियो क्लिप्स है जो भी, तो काइंडली स्टार्ट शेयरिंग दैट इन द पगड़ी ग्रुप ऑल्सो। और नेक्स्ट मेरा प्रश्न ये है कि जो बच्चे आजकल पंजाब में खासकर आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे हैं जो विदेश जा रहे हैं, तो बाहर जाना एक कॉमन बहुत चीज, सिंपल, और उनको सबसे आसान तरीका ये लगता है कि बाहर चले जाएं और वहां पे जाके सेटल हो जाएंगे। तो आई जस्ट वांट कि आप हमारे यूथ को कोई मैसेज दें, और आप अपने जो आप जिस भी कार्य में रत हैं अभी, उससे रिलेटेड हम अपने यूथ को क्या संदेश दे सकते हैं, और उससे हम अपने भारत को, अपने पंजाब को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जैसे हम पगड़ी से जुड़े, मैं पगड़ी के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डालती रहती हूँ जो हम काम करते हैं, जो हम वीडियोस रिलीज करते हैं। मुझे लेकिन डर लगता है कभी कभी, ये सोचेंगे कि कितना इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो हम शेयर करते हैं, और भी हम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जहाँ पे मैं जाती हूँ, प्रेजेंटेशंस देती हूँ, फार्मर्स के क्लस्टर्स होते हैं, वो आते हैं, समझते हैं, हम ये करते हैं। अच्छा, मैं एक किसान तो नहीं थे वो उस वक्त, पर जमीन उनकी थी। तो वो कनाडा में रहते थे, कुछ 2.5 साल पहले की बात है जब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुई थी। तो वो उनके फादर साहब की डेथ हो गई थी, तो वो आए थे, और फिर वो वापस कनाडा जाने वाले थे। वो 6 महीने 3 महीने जो भी टाइम के बाद में वो वापस जाने वाले थे। तो उनके घर जाना हुआ, उनसे मुलाकात हुई मेरी। उनसे मैंने कहा हम्म कि आप वापस क्यों जा रहे हो, आपकी तो जमीन है तो इस पे कुछ खेती कर लो, और इसके बाद में आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी भी बोलते हो, इसको फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ। ऐसे कुछ 3-4 महीने निकल गए इस सब में। आज वो न सिर्फ खेती कर रहे हैं, वो पशुपालन भी कर रहे हैं, रोपड़ में है वो। वंडरफुल। और उन्होंने हम्म काफी सारे जानवर खरीद लिए हैं। मैंने कहा तुमने तो बहुत ही ज्यादा फैला लिया है एकदम से, पर वो कन्विंस्ड है कि अब साडे पिंड में रहना है, अब नहीं जा रहे वापस कहीं। अब जमीन को ठीक करना है, दैट्स नाइस। जमीन को बचाना है, हम्म और जमीन को अच्छा बनाना है। तो ये हम्म तो मैं नहीं कह सकती, सबकी प्रेफरेंस है, वो जाना चाहते हैं वो जाएं। लेकिन पंजाब की मिट्टी बहुत अच्छी है, पंजाब की हवा हम्म बहुत अच्छी है। और अगर पंजाब के किसान ठान लें तो हम क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। हमारा देश कभी इस हालत में था कि पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई, और हमारी मिट्टी को, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को एक्सप्लॉइट किया गया इस लेवल पे कि कैंसर ट्रेन चलती है।
पंजाब से, हम्म क्योंकि देश को खाना हम्म खिलाना जरूरी था। पंजाब हमेशा राइट खड़ा होता है। आप देखिए कोई भी प्रोटेस्ट इस देश का, दिल्ली में भी अगर हुआ है तो गुरुद्वारे से ही खाना गया है। तो पंजाबियों को हम्म। खाना खिलाने में बहुत मजा आता है। अब वो टाइम है जब पंजाबी वो स्टैंडर्ड सेट कर दे, खाना मतलब सिर्फ पंजाब, और अच्छा खाना हम्म मतलब पंजाब। तो ये फीलिंग जब आ जाएगी ना किसानों में, उसके बाद में कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। Right. That's wonderful. It was amazing listening from you, all the details and everything you have shared with us. That is just wonderful. And we will try our level best to spread it to all the farmers around us. Because पंजाब ही नहीं, पूरा भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 70% से ज्यादा किसान हैं। और हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि हम पंजाब में हैं, क्योंकि यहाँ पे किसान और मिट्टी और सब कुछ बहुत खुले दिल से, खुले विचारों से चीजों को एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके विचार हम सबको जागरूक करें, और हमें ही नहीं, पूरे भारत के किसानों को जागरूक करें। तो अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी मेंबर से जो इस मीटिंग में मौजूद हैं, अगर किसी भी तरह का कोई प्रश्न आपसे करना चाहते हैं। अच्छा, रूही, मैं एक हाँ मिनट बोल जी, सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। हमारे साथ गुरप्रीत सिंह पंजगराई भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, ये बहुत सक्सेसफुल किसान है, हाँ जी। और इनकी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, और लगभग 1-2 महीने से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। तो हम्म गुरप्रीत, आवाज़ सुन रहे हो मेरी? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ। ਜੀ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ सत श्री अकाल। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੈਕਚਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕੋਮਲ ਜੈਸਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ 2010 ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੈਮੀਕਲ ਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਡਲ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 17 ਏਕੜ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4 ਏਕੜ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, 10,000 ਦੇ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਮੁੜੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ, ਉਹਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਲਚਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਲਸਟਰ ਫਾਰਮਰ ਬੁਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਚਾਰਜਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ हाँ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੈਬਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਕਰੋ ਮਾਈਕਰੋ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ
ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ठीक है जी, ਠੀਕ ਹੈ ठीक। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, हाँ ਇਹਦੇ जी ਤੇ मैम, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ कोमल तो जायसवाल मैम, हाँ हाँ हमने फीस समझ रखी है। रहे हैं देखिए आप? हाँ हाँ मैं समझ गई, बहुत अच्छे से हाँ जी, समझ हाँ गई। जी। मैं पंजाब में ही रहती हूँ तो वो समझ तो सकती हूँ मैं। फीस हम्म। हमने रखी है डेफिनेटली। हमारी फीस 99 रुपीज से स्टार्ट होती है और 20,000 तक है। जैसे आप अगर डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, आप अगर सर्दी खांसी के लिए दिखाएंगे तो वो आपसे 500 रुपए कंसल्टेशन लेंगे। अगर आपको MRI करानी है तो आपको 12-15 हजार रुपए लगेंगे। तो आपको किस लेवल का एनालिसिस चाहिए उसके हिसाब से फीस है। और हम सरकार से तो कम्पीट नहीं कर सकते हैं, और डेफिनेटली सरकारी इंस्टीट्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कराते हैं, तो फार्मर्स मोस्ट वेलकम है वहां पे जाके टेस्ट कराएं। वो अगर उनको वहां मदद मिल रही है तो वो वहां पे ले। हम पैसे न कमाना चाहते इस काम से, न लूटना चाहते, हम इसको सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं। हम घाटे में काम नहीं कर सकते। आज हमारे एम्प्लॉयज है, उनको हम ट्रेन करते हैं। मेरा कोर्स 5.5 लाख रुपए, तो हम भी पढ़ाई करते हैं, किताबें खरीदते हैं, ट्रैवल करते हैं, पूरी जहां जहां जा सकते हैं वहां जाते हैं और शिक्षा लेते हैं। तो उसकी एक कॉस्ट हमको लगती है, तो वो हमने पैरामीटर के हिसाब से डाली हुई हमारी वेबसाइट पे है। 99 रुपीज से लेके और अप टू 20,000 रुपीज, जो आपको जिस लेवल पे टेस्ट कराना है। आप तो पीएच से भी अपनी मिट्टी को समझ सकते हैं। अगर पीएच का क्या, पीएच मीटर ही 500 रुपए का आता है मैक्सिमम। जो मैनुअल पीएच मीटर है वो 250 रुपए का भी आता है। लेकिन मेरा पीएच मीटर जो है वो डिजिटल पीएच मीटर है, 20,000 रुपए का है। वो मैंने हाना का इंपोर्ट किया है जर्मनी से। तो किस लेवल का आप मशीन यूज कर रहे हैं उस पे डिपेंड करती है कि किस एक्यूरेसी पे आप पहुंचेंगे। तो सॉइल को तो आप पीएच से भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ढंग से समझना है तो उसकी प्रॉपर एनालिसिस करानी पड़ेगी। और उसकी जो भी कॉस्ट है वो है, उसकी कॉस्ट तो है, बिल्कुल है। और मेरे को लगता है 5-10-20 हजार रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती अगर आपके लाखों रुपए बच रहे हैं तो। एक एवरेज गेहूं का जो किसान होता है, एक अगर मैम इसके उसकी साथ हाँ जी, हाँ हाँ सॉरी आपकी बात बीच में रोक रहा था। एक और जी था, जी जैसे ये तो ठीक है कॉस्टिंग आ गई, और दूसरा है कि जैसे हमने सॉइल सैंपलिंग लेनी है, जी तो सॉइल सैंपलिंग पर एकड़ के हिसाब, जैसे अलग अलग क्रॉप्स है हमारी, है ना, और जमीन भी जैसे 4 एकड़ के बाद बदल जाती है, तो वो पर सैंपल की कॉस्ट होगी या कैसे होगा आपका? जैसे कोई 10 एकड़ वाला किसान है, उसके 3 सैंपल हुए, तीनों सैंपल की अलग अलग फीस होगी। डिपेंड करता है कि आपको क्या ग्रो करना है, क्या आपको उसी की प्रिसीजन चाहिए। कि अगर 12 एकड़ की जमीन है तो क्या आप उसको 4-4 एकड़ में 4 में डिवाइड करोगे और फिर 4 एकड़ में गन्ना लगाओगे, 4 में गेहूं लगाओगे, 4 में कुछ और, क्या आप ऐसा करना चाहते हो और उसमें आपको प्रिसीजन चाहिए, तो डेफिनेटली आपको अलग अलग टेस्टिंग करानी पड़ेगी। पर मिट्टी की आज की डेट में तो मिट्टी की बेसिक हालत ही खराब है। सबसे पहले तो मिट्टी को MBBS के लेवल पे लाना है, फिर हम जाएंगे PhD लेवल पे। तो MBBS के लेवल पर ही मिट्टी को हमें ठीक करना है। तो एक जो सॉइल टेस्ट है, एक नेचुरल जो सॉइल एनालिसिस है, बेसिक सॉइल एनालिसिस, वो कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एक बार हम एक लेवल पे पहुंच गए। देखिए आज जब मैं सॉइल टेस्ट करती हूँ, 0 प्रोटोजोआ, 0 नेमेटोड्स, बैक्टीरियल रिच सॉइल, फंगस है ही नहीं, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आप जो चाहे इनपुट डाल लीजिए। चलिए, हर ऑर्गेनिक फार्मर को पता है नीम ऑयल डालना है पेस्ट के लिए, ट्राइकोडर्मा डालना है, सुडो, सब फार्मर्स को पता है। आप में से कितने लोगों ने, हम फार्मर्स को एक्सपोर्ट के लिए रेडी कर रहे हैं, और साथ में जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर वो इस तरह के स्पोर्स इनोक्यूलेशंस बनाते हैं तो उसके लिए भी हम मार्केट कनेक्ट कर रहे हैं। मेरे पास में एक साउथ अफ्रीका की बायर है, 1 साल से वो सर्टिफिकेशन मांग रही है लैब्स से कि आप ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, जो भी आप बायो इनोक्यूलेंट, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड बनाते, सर्टिफिकेट दीजिए, एफिकेसी टेस्ट बताइए। कोई नहीं बता पा रहा। ये जो बाजार में बायो इनोक्यूलेंट्स भी मिलते हैं, ये पाउडर बेस्ड है, टैल्कम पाउडर बेस्ड, इसमें स्ट्रेन्स ही नहीं मिलते। तो देखिए, इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जी जी मैम। अब
जब और आप सॉइल एनालिसिस कराते हैं तो ऐसा भी हो सकता है, अगर आपके पास में गाय है, आपके पास में पेड़ है, आपके पास में हाई नाइट्रोजन और हाई कार्बन के अगर कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, हम आपके खेत में ही आपको कंपोस्ट बनाना सिखा देंगे, आपको कोई जी कॉस्ट जी नहीं मैम, लगेगी उसकी। तो जी इनपुट की कॉस्ट आपकी जीरो हो जाती है वहां पे। और मैं तो कह रही हूँ सबसे महंगा टेस्ट 20,000 का है ना, तो 20,000 रुपए क्या जी होते हैं? एक गेहूं की फसल जब खराब होती है तो कम से कम 2.5 से 5 लाख रुपए का लॉस होता है। तो 2.5, मैं तो छोटा फिगर 2.5 लाख भी मान लूं तो उसके सामने भी 20,000 रुपए क्या है? कुछ नहीं। और आपकी जी। जमीन बेहतर 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 ही बनती चली जा रही है। आप देखिए और कार्बन इसमें पॉलिसी आ गई। हाँ इसमें मैम कोई हम जैसे आपके पास फार्मर हूँ, आप आपके पास जो फार्मर हो जो आपके हिसाब से चले, ठीक है, पहले उनकी रिपोर्ट हो भाई, जैसे पहले उनकी जमीन में ये था, लेकिन टेस्ट कराने के बाद उसने आपकी गाइड आपसे जुड़े रहे और उसकी फसल में इतना उत्पादन बढ़ा, ठीक जी है, कार्बन मैटर बढ़ा। जी। ऐसे पंजाब में हैं कुछ फार्मर? ऐसे हाँ हाँ बिल्कुल है ऐसे फार्मर्स। आप देखिए उत्पादन की क्वालिटी भी होती है। हम ये ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमको सिखाया है कि उत्पादन बढ़ना। उत्पादन क्यों बढ़ाना है? क्वालिटी कहाँ है? नहीं, आप अगर अगर गेहूं, क्वालिटी बड़ी है मैम, अगर क्वालिटी है तो क्वालिटी फिर हमें जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी अलग से टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। नहीं, पंजाब में आपको अलग से टेस्टिंग करवाने की प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, करवाई जा सकती है। करवाने से आप एक अलग, जैसे समझिए एक लोकल जगह से एमबीए करना और आईआईएम से करना, तो जितना जी। सर्टिफिकेशन होगा एज अ फार्मर आपकी वेटेज और रिस्पेक्ट उतनी ज्यादा होगी। पर अगर नहीं भी तो है तो बायर बैठे हैं, वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। ऐसे लेकिन ऐसे मैं, फार्मर मैं आप एक जरूर बताना मिनट, पंजाब के। एक मैं खुद एक फार्मर हूँ, मैं हूँ आपके सामने बैठी हुई। मुझे अभी एक ऑफर आया था, और हर दिन इंडिया मार्ट से ऑफर आते हैं कि हमको सैफरन बेचो। तो मेरी सैफरन की रेट 7.5 लाख रुपए किलो है। तो वो मुझसे कहते हैं कि हमें तो 1.5 लाख रुपए किलो चाहिए, 80,000 रुपए किलो चाहिए। मैं मना कर देती हूँ, सॉरी, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आपके साथ बिजनेस करने में। अगर आपको क्वालिटी का सामान नहीं चाहिए, बाजार भरा पड़ा है घटिया और शिटी प्रोडक्ट से। आई एम नॉट दैट पर्सन। तो ऐसे फार्मर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं अपनी प्राइसेस को, और उसी स्टेज पे आपको जाना है। हमें किसी के अधीन नहीं होना है, हमको कंट्रोल करना है मार्केट को। मैं फार्मर हूं, मुझे पता है मेरे गेहूं में क्या है। कुछ भी है लेकिन डिजीज नहीं है। तुम कैंसर से नहीं मरोगे। ग्लाइफोसेट नहीं डाला है मैंने। जिस फार्मर ने आपको 20 रुपए और 22 रुपए किलो गेहूं बेचा है, वो ग्लाइफोसेट का गेहूं है। किडनी डैमेज होगी आपकी 10 साल बाद। मेरे गेहूं को खा के आपका नुकसान नहीं होगा। अपने आप लोग रिस्पॉन्ड करने लगेंगे, कर ही रहे ना। आप देखो ना, ऑर्गेनिक मार्केट तो बढ़ ही रहा है ना, घट तो नहीं रहा है। 20,000 करोड़ का भारत का ऑर्गेनिक मार्केट हो गया आज। तो घटत नहीं हो रही है, बढ़त हो रही है। बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए हमको, ये हमारे रेट है, इसमें हम बेचेंगे, लोग खरीदेंगे। लोग खरीदते हैं। मेरा मेरा गेहूं सड़ जाएगा, पड़ा रहेगा, मैं उसको सड़ के खत्म करवा दूंगी, लेकिन मैं सस्ता नहीं बेचूंगी। क्यों? कितने दिन मैंने सस्ता बेच दिया तो मेरे को तो लोग एक्सप्लॉइट ही करते रहेंगे ना। क्या होगा? मुझे 1 साल लॉस हो जाएगा 2-5 लाख रुपए का, बाद में तो मैं मार्केट को रूल कर सकती हूँ। आज मेरी रेप्यूटेशन है मार्केट में, लोगों को पता है कि ग्रीन अफेयर का अगर प्रोडक्ट है तो सर्टिफाइड, टेस्टेड और क्वालिटी का प्रोडक्ट है। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है वहां पे, और वही हम मैसेज देना चाहते हैं। हमारा घी है ना, गाय का घी है, हम भैंस का या जर्सी का घी नहीं बेचते। हमारा केसर है, ऑर्गेनिक केसर है, उसकी पिक्रोक्रोसिन और सैफ्रिनल, आप उसका कावा पी के देखिए, आपकी स्किन पे ग्लो ना आ जाए तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें पता है हमारी मिट्टी कैसी, हमारा प्रोडक्ट कैसा है। जाओ लैब में टेस्ट करा लो, हम बोलते हैं आप हमारी कंपोस्ट टेस्ट करा लो जाके, 1000 कंपोस्ट। So overall it was a great meeting and we have learned so many things। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ
ਕੀ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਗੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੂੰ ਗਰੁੱਪ ਰੇਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ कोमल जी आ गए ने। हाँ, ਹਾਂਜੀ आई एम ਤੁਸੀਂ सुपर सॉरी, मेरे लैपटॉप हैज डिस्चार्ज्ड कंप्लीटली अब। तो मैं ये बोल रही थी कि यही तो पॉइंट है ना जिसपे हमको एक्सप्लॉइट किया जाता है कि कौन खरीदेगा, इतना महंगा कहाँ बिकेगा। अरे लोग कचरा महंगा खरीद रहे हैं। गुची से कोई कहता है तुम इतना महंगा शर्ट क्यों बेचते हो भाई, तुम क्या लगा देते हो, हीरे मोती से महंगा तो तुम्हारा शर्ट होता है। आप केविन क्लाइन से पूछते हो कि तुम्हारी अंडरवेयर 3,000 रुपए की क्यों है। हम गेहूं नहीं बेच पा रहे 80 रुपए किलो और तुम अंडरवेयर बेच रहे हो। ऐसे क्या तुम कपड़े में लगा लेते हो कि 3,000 रुपए का आदमी खरीदता है और खाने में खर्च नहीं करता। तो आप डिजाइनर से तो नहीं पूछते ना, ऋतु कुमार से नहीं पूछते आपकी इतना वो तभी आता है जब वो डिफाइन करते हैं मार्केट को। वो नहीं पूछते आके कि हमारा प्रोडक्ट ले लो, हमारा प्रोडक्ट ले लो। तो कंट्रोल करेंगे तो ही मार्केट कंट्रोल होगा। और हम चोरी नहीं कर रहे, हम बदमाशी नहीं कर रहे, हम किसी को लूट नहीं रहे, हम बच्चों को अच्छा खाना खिला रहे। हमारे बच्चों को अच्छा खाना खिलाना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम वो नहीं कर सकते तो हम फेल हैं एज अ समाज, मुझे ऐसा लगता है। दैट्स इट, चॉइस राइट। आपकी है। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅੰਕਲ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ Yes, ਆਸਕ ਸਮ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ पूछ ले। ਸਕਦੇ ਹੋ। वेलकम कोमल जी। हेलो कोमल जी, सुन रहे जी मेरी आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैंने आपको कल या परसों एक ईमेल पाया था जी कि जी अगर पगड़ी कुछ ग्रुप किसान इकट्ठे करे तो हमें उनके लिए कोई डिस्काउंटेड ग्रुप प्राइस मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। आप मुझे एरिया बता दीजिए कौन सा है और कौन से टेस्ट करने हैं और क्या हमें प्लान करना है उस सॉइल को पूरा रिपेयर करने का। देखिए सर, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि रिएजेंट जो हम खरीदते हैं मार्केट से उनकी कॉस्ट है। अगर 500 रुपए से नीचे नाइट्रोजन का कॉस्ट हो रहा है, किसी को भी कहीं से भी अगर सॉइल टेस्ट हो रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन का पैरामीटर अगर 500 रुपए से नीचे हो रहा है, आई एम सॉरी, वो नाइट्रोजन नहीं होगा। आप आके चाहे बिल देख लीजिए हमारे पास में, वो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है, वो कम नहीं हो सकती है। नहीं नहीं। लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन अगर जो माइक्रोबियल एनालिसिस है उसमें हम डिस्काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा बाहर से। और हमें बहुत खुशी होगी कि कितने, अगर कुछ भी एकड़ लैंड को हम रीजेनरेट कर पाए थ्रू पगड़ी, तो इससे ज्यादा खुशी की कोई और बात हमारे लिए नहीं होगी। हमारा तो मिशन ही है कि हमें हर हाल में 10,000 हेक्टेयर लैंड को तो कन्वर्ट करना ही है रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर में। एक्चुअली हम लोगों ने 3 जिलों में काम करना शुरू किया है, बठिंडा, फरीदकोट ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 200-300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ जी ਆਸ जी ਰਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਗੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। जी 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 ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਦੇ, ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਲ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਗੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਏਗਾ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਗੜੀ ਪਾ ਦੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਇਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਇਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਇਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। बस मेरी यही गल है। जी जी बिल्कुल, मुझे समझ में आई आपकी बात। तो बस यही है कि जिमें पगड़ी ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਰ ਮੈਂਬਰ ਟੀਮ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣ 'ਚ ਬੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ NGO, ਇੰਡੀਆ ਬੇਸਡ NGO। ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਪਗੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ 1-2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਨੇ, 91 ਈਅਰ ਓਲਡ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ ਚਾਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਪਗੜੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਤੇ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਰੂਹੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰੋਕੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ऑनलाइन ले आओ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ हाँ जी, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे ने ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਦਿਓ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਵੀਰੂ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ 7:30 ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਊਂਡ ਗਲਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਫੀਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਗੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ
ਮੁਹਿੰਮ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਫਰੂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਸ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਗੜੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਡਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਟ ਡਿਗਿੰਗ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ PAU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਫਰੂਟਿੰਗ ਤੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਾਈਟ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੋਇਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਸੋਇਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਬਨ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕੋਮਲ ਜੈਸਵਾਲ ਮੈਮ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਇਸ ਜੀ ਟਾਈਮ ਮੈਮ ਜੀ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਮ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਿਹਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹੀ ਵਰਤਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅੱਗੇ। कोमल मैम जी प्लीज जी रिवर्ट। जी जी देखिए, अगर आपको ऑर्गेनिक कार्बन जानना है वो तो आपको पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी सॉइल का सैंपल हमें भेज दीजिए, हम एक तरीके से सॉइल को टेस्ट करते हैं जो कि रीजेनरेटिव पैरामीटर्स है ना। तो उन आपको जो भी जानना है, जैसे आपको लगता है कि मुझे पहले ये जानना है कि मेरा ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, बड़ा है कि नहीं बड़ा है, वो कंपैरेटिव एनालिसिस तो तभी होगा जब हमें पता हो कि आपने जब काम करना शुरू किया था तो ऑर्गेनिक कार्बन कितना था। और फिर अगर वो नहीं है तो ये नहीं पता चलेगा कि बड़ा है कि नहीं बड़ा है। हाँ, आज कितना है ये पता चल जाएगा, आप किस एरिया में हो वहां की मिट्टी में कितना होता है वो भी पता चल जाएगा। तो वो पैरामीटर आपको पता चल जाएगा। और अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, 12 साल से आप मेहनत करें, बड़ी बात होती है ये, और उसके बाद में आपको यील्ड नहीं आ रही, तो बिना सॉइल टेस्ट के मैं बता रही हूँ कि कुछ गड़बड़ है। हमारी जो सॉइल की माइक्रोबायोलॉजी है वो बैलेंस्ड नहीं है। अगर वो बैलेंस्ड होगी तो यील्ड बढ़ेगी, क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उनकी भी 25 क्विंटल गेहूं निकलता है जो कि केमिकल का निकलता है, तो वो बराबर ही है, कोई कम नहीं हो रहा है उनका वहां पे। यील्ड अगर अच्छी
नहीं है तो फिर मतलब बायोलॉजी स्टैब्लिश नहीं हुई है, या हम जो बीज लगा रहे हैं फिर शायद वो इंडिजिनस बीज नहीं है और वो एक रिसर्च वैरायटी का बीज है, या जो ये एक हो सकती है चीज। फिर ਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਕਈ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 14 ਸਟੇਟ ਘੁੰਮਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਡ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੜੀਸਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਮਤਲਬ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ। ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਕੋਹਲੂ ਸੀ ਜਾਂ ਘੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ 1-2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੀ ठीक है, आप एक बेसिक सॉइल फिजियोलॉजी का टेस्ट, एक बेसिक टेस्ट आप खुद कर सकते हैं जिसके आपके कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। सरिया आप समझते हैं, सरिया जो लोहे की हाँ सरिया जी होती है ना, जी जी जो जी हम डालते हैं बीम कॉलम बनाते हैं तब। हाँ जी पतली सरिया आप ले लीजिए और उसको खड़े होकर आप जमीन के अंदर डालिए, सरलता से कितनी नीचे तक जाती है वो मार्क करके आप मेरे को भेज दीजिए, ठीक है। ये ओके एक, मैडम जी इस टेस्ट के कोई भी पैसे नहीं लगेंगे आपके। दूसरा, ओके मैडम हाथ से आप अपनी गड्ढा करने की कोशिश करिए। हाथ से आप कितना सरलता ओके से गड्ढा कर पाते हैं, कितनी नरम है आपकी जमीन, वो एक दूसरा पैरामीटर हो गया ये जानने का कि माइक्रोबायोलॉजी कितनी है। पर इसमें जी प्रिसीजन नहीं है, अंदाजा है कि हाँ ठीक लग रहा है ये। पर अगर हमें प्रिसीजन जी जानना है कि हम ऑप्टिमल रेंज तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो उसके लिए तो हमें टेस्ट ही करना पड़ेगा। तो 2 जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं जो मुझे लगता है ऑर्गेनिक कार्बन से कहीं गुना ज्यादा है, क्योंकि हमारे एक और फार्मर है वो बहुत मेहनत करते हैं और सरिया 4 फीट नीचे चली जाती है उनकी जमीन में बिना किसी परेशानी के। जी उनका जो ऑर्गेनिक उनका डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो 5.4 mg पर लीटर है ना। तो डिजोल्व्ड जी ऑक्सीजन आपका कितना है उससे ये पता चलता है कि माइक्रोबियल लाइफ सरवाइव कर पा रही है इस सॉइल में या नहीं कर पा रही है, कॉम्पैक्शन तो नहीं है मिट्टी। और फिर जी बाकी पीएच कितना है, पीएच एसिडिक भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पीएच हमेशा न्यूट्रल ही हो, एसिडिक भी हो सकता है, प्रोडक्शन अच्छा आ सकता है। वो उस तरह की क्रॉप लगेगी वहां पे, हो सकता है कि आप जिस तरह की क्रॉप लगाते हैं उसके लिए वो पीएच है। तो ये जो पूरे केमिकल पैरामीटर्स है ना ये क्रॉप बेस्ड होते हैं, लेकिन हमें सॉइल देखनी है, जी हमारी सॉइल की फंगल बैक्टीरियल रेशियो कितनी है, बैक्टीरियल डोमिनेटेड सॉइल है कि फंगस है, जो बेनिफिशियल फंगाई है वो हमारे पास है कि नहीं है, माइकोराइजल फंगाई है कि नहीं है, ये हमें देखना है। अगर ये हमें दिख रहा है सॉइल में मतलब हमारी सॉइल बढ़िया है। तो आइसर जी मोहाली में मेरा ऑफिस है, मेरा नंबर है ग्रुप में, अगर आप पगड़ी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं तो मैं हूँ उन ग्रुप्स में। जी और मैंने जी ये प्रेजेंटेशन पता नहीं कहाँ पे शेयर होगा, अगर ये यूट्यूब या कहीं पे हो रहा है तो उसमें भी मैंने अपना नंबर दिया है। आप कभी भी मेरे ऑफिस में सॉइल सैंपल ला सकते हैं, भेज सकते हैं। कोई गाइडेंस आपको इस पे चाहिए तो हमारा जो कॉल सेंटर का नंबर है आप उस पे कॉल कर सकते हैं, आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिल जाएगी इस पे। जी जी थैंक यू मैम। हाँ जी, Thank you so much. Thank you so much, Komal Jaiswal ma'am. It was quite interesting and very informative session.
आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, और मैं सभी गेस्ट का धन्यवाद करती हूँ जो आज हमारी मीटिंग में शामिल हुए हैं। अनिमेश्वर मैम बहुत बहुत शुक्रिया, और लाल सिंह सर बहुत बहुत शुक्रिया। हम टाइम से थोड़ा ज्यादा आगे निकल चुके हैं मीटिंग की लिमिट्स को लेकर, so we are ending the program here only. Thank you so much everyone. Thank Thanks you. for being Thank there. you so much. Thank you. Thank you.